हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 4 अप्रैल 2025 के जुड़े 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है भारत और थाईलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर जो है वो थाईलैंड की यात्रा पे हैं, जिसमें वो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और इस दौरान थाईलैंड के साथ उनका द्विपक्षीय वार्ता भी हुआ है और उसमें जो द्विपक्षीय संबंध थे अब उन्हें रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ा दिया गया है। जो दूसरा समाचार है इसी से, जैसे बताया कि अभी बिम्स्टेक सम्मेलन है तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा जानेंगे। हालांकि सम्मेलन आज है तो इसके बारे में जो होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में समझने की हम कोशिश करेंगे। तीसरा जो समाचार है वो है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम क्या है और इससे जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेनेशन था, इसको समझेंगे कि इसमें क्या मुद्दा है, कैसे क्या क्या परियोजनाएं चलती है, किस तरह से चीजें अलॉट की जाती है और इसकी जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं। आइए पहले देखते हैं प्रधानमंत्री का जो है थाईलैंड दौरा बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए और उस दौरान भारत और थाईलैंड के द्वारा अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाना। भारत और थाईलैंड के बीच देखा जाए तो हम अंडमान सागर से एक दूसरे के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। आसियान के देशों में का एक प्रमुख साझेदार के रूप में थाईलैंड भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है उसमें एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में काम करता है। बिम्स्टेक का प्रमुख सहयोगी देश है और हमारे और थाईलैंड के साथ कल्चरल रिलेशंस भी बहुत पुराने रहे हैं। आधुनिक समय में हमारे और थाईलैंड के साथ जो द्विपक्षीय संबंध रहे हैं वो 1947 के बाद से शुरू हुए हैं और 2022 में उसके 75 साल पूरे भी हो गए हैं। 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की यात्रा के लिए वहां पे गए हैं, उस दौरान थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के क्रम में भारत ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाया है, यानी कि हमारे जो संबंधों का आयाम है वो भी बढ़ गया है और गहराई भी बढ़ गई है। यानी कि ऐसी चीजें जो पूरे दुनिया को भी प्रभावित कर रही हैं उनमें भी हम ध्यान देंगे और हमारे और जो थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध है उसमें भी कई सारे पहलू और इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें सुरक्षा, विकास, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कल्चर, वैश्विक संबंध, इन सारे पहलुओं को, इन सारे आयामों को इसमें महत्व दिया गया है। तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। देखिए, भारत और थाईलैंड ने 3 अप्रैल को अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया है। रणनीतिक मतलब होता है कि जब आप युद्ध में जाते हैं या किसी चीज के जाते हैं तो जो दीर्घ काल तक किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो दीर्घ काल तक की आप पॉलिसी रखते हैं या अप्रोच रखते हैं उसे रणनीति कहा जाता है, स्ट्रेटेजी कहा जाता है। तो अब हमारी भागीदारी शॉर्ट टर्म अप्रोच के लिए नहीं, अब हमारी भागीदारी दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए, बड़े लक्ष्यों के लिए, बड़े जो है उद्देश्यों के लिए और बड़े समय के लिए, यानी लंबे समय के लिए हमारी भागीदारी हो गया है। यानी ये एक संबंधों का एक लेवल जो है एडवांसमेंट करता है। भारत का कई सारे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन है और ये बताता है कि हम द्विपक्षीय संबंधों में या नॉर्मल संबंधों से कुछ विशेष संबंधों की तरफ आगे बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके थाईलैंड के समकक्ष पेंटोगातार्न सिनवात्रा, एक सिनवात्रा फैमिली है, वो ये जो इसमें महिला जो है वहां के प्रधानमंत्री हैं, इनके भाई भी प्रधानमंत्री थे, इनके पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे हैं और इनके चाचा भी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इनके साथ बातचीत के दौरान व्यापार और निवेश को बढ़ाने, रक्षा, सुरक्षा और साइबर अपराधों, मानव तस्करी का मुकाबला करने में सहयोग को मजबूत करने की तरीकों की खोज करने की बात की गई। दोनों नेताओं के उपस्थिति में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें से भारत थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की बात की गई। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन किया गया। लोथल, गुजरात में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापित किया जा रहा है उसमें सहयोग की बात की जा रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के पर और पूर्वोत्तर भारत पर दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं। हम अगर देखें तो थाईलैंड जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन या आसियान जो देश है उसका एक प्रमुख भागीदार है और यह भारत जो है की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्व की ओर देखो का जो लुक ईस्ट पॉलिसी था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ा के एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व के साथ जोड़ने का जो है उसमें एक प्रमुख भागीदार है हमारा थाईलैंड। और साथ ही साथ द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र के लिए भी लगातार सहयोग बढ़ रहा है और जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें भी खासतौर से जो चीन का बढ़ता दबदबा है, जो है दक्षिणी चीन सागर में उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर भारत और आसियान के ज्यादातर देशों के साथ एक जो है गंभीर जुड़ाव
होता रहा जा रहा है, यानी संबंधों में गहराई आती जा रही है। तो थाईलैंड भी उससे अछूता नहीं। अभी कुछ दिन पहले इंडोनेशिया के साथ भी यही बात हुई थी, अब थाईलैंड के साथ भी भारत का यही सारी चीजें चल रही है। देखा जाए तो भारत थाईलैंड भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो थाईलैंड है उसके साथ संबंधों को मजबूत करते हुए उन्होंने कहा कि आसियान की एकता और हिंद प्रशांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता कि उन्होंने पुष्टि की। और उन्होंने कहा कि भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से थाईलैंड का विशेष स्थान है, क्योंकि यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत की इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उन्होंने कहा कि हम यानी भारत, और उन्होंने भारत के साथ फिर उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड दोनों विकासवाद की बात करते हैं, विस्तारवाद की नाम बात नहीं। अब जब ये नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं वह चीन की तरफ इशारा कर रहे थे कि हम भारत और आसियान के देश विकासवाद, अपना विकास करो, लेकिन विस्तारवाद में क्या है, सीमाओं का विस्तार किया जाता है। आप जब विस्तार करेंगे, सबकी सीमाएं निर्धारित है, तो निश्चित रूप से आप दूसरे के सीमाओं में अतिक्रमण करेंगे। तो इसका अगेंस्ट में भारत ने अपने विकासवाद की बात की है। और जो भारत की लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति है या जो है इंडो पैसिफिक नीति है, इन दोनों का उद्देश्य है विस्तारवाद को रोकना है। यानी किसके विस्तारवाद का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन चीन के विस्तारवाद को रोकना है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, साउथ चाइना सी में ओपन सी की बात करना है, और साथ में मिलके एक जो है समावेशी और सहयोगी विकास को बढ़ावा देना है। तो ये बातें जो है भारत ने किया है। अगर दोनों देशों के संबंधों के बारे में देखें, संक्षिप्त में देखा जाए, तो भारत और थाईलैंड एक दूसरे के एक्सटेंडेड नेबरहुड है। डायरेक्ट तो नेबरहुड नहीं है, लेकिन एक्सटेंडेड नेबरहुड है, क्योंकि अंडमान सागर से हमारी समुद्री सीमा साझा रखती है। यानी अंडमान सागर तो हमारा सागर है, वहां से समुद्री सीमा जो है हम थाईलैंड के साथ साझा करते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट पड़ोसी न होके एक्सटेंडेड नेबरहुड में हम जो है थाईलैंड हमारे जो है पड़ोस का हिस्सा है। थाईलैंड के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध इतिहास में और सदियों पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों और व्यापक लोगों से लोगों के बीच में है। थाईलैंड में रामायण की कई सारी वो भी होती हैं। बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक ग्रंथ है वहां भी काफी प्रचलित है। तो पुराने संबंध रहे हैं। वर्तमान समय में, आधुनिक समय में दोनों देशों की राजनीतिक संबंध 1947 में आजाद जो है स्थापित हुए थे, जब हम आजाद हुए थे। और दोनों पक्षों ने 2022 में राजनयिक संबंधों की जो 75वीं वर्षगांठ भी इसमें मनाई है। अगर देखा जाए तो थाईलैंड जो है दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंध बहुआयामी है। इसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा वगैरह वगैरह के बीच था लोगों के बीच आदान प्रदान को लेकर जो है कई क्षेत्रों में सहयोग होता है। थाईलैंड का समुद्री पड़ोसी के साथ साथ क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय समूहों के संदर्भ में भी भारत के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी है, क्योंकि आसियान समूह में थाईलैंड उसका सदस्य है और भारत के लिए बहुत महत्व रखता है। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो है उसमें भी आसियान है और भारत का काफी भागीदार है। बिम्स्टेक जो सम्मेलन हो रहा है छठा, ये इसमें जो है दोनों देश सदस्य देश हैं। मेकांग गंगा सहयोग जो समझौता है उसमें भी थाईलैंड कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो भारत के नेतृत्व का समझौता है उसमें भी थाईलैंड महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण रहा। अब अगर देखें कि भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का क्या स्थिति है, तो उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, पहले थोड़ा सा निवेश के लिए देख लिया जाए तो पिछले 2 सालों में अप्रैल 2022 से सितंबर 2024 तक के बीच में, यानी 2.5 साल के दौरान थाईलैंड से 1.45 अरब डॉलर की जो है एफडीआई भारत में आई थी। क्यूमुलेटिव 2.5 सालों में इतनी एफडीआई भारत में आई थी। और इस तरह से थाईलैंड भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में जो है 27वें स्थान पे है। व्यापार के बीच में देखा जाए तो भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार में पिछले कुछ समय में कई गुना जो है वृद्धि हुई है। 2023-24 की जो वित्त वर्ष की हमारे पास आंकड़े हैं, एक्चुअल आंकड़े, अभी 24-25 तो खत्म ही हुआ है 31 मार्च को, तो अभी तो नहीं, लेकिन जो उसके आंकड़े हैं उसमें भारत के वाणिज्य विभाग के अनुसार थाईलैंड भारत का 21वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार साझेदार है और कुल द्विपक्षीय साझेदारी हमारी 14.94 अरब डॉलर के आसपास है। अगर यही थाईलैंड के जो है वाणिज्य विभाग का आंकड़ा देखेंगे तो वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो आंकड़ा देगा, जनवरी से लेकर जो दिसंबर तक का आंकड़ा देगा वो थोड़ा ज्यादा है। लेकिन वो उनका चूंकि हमारा वित्तीय वर्ष से चलता है अप्रैल से लेकर उसको, तो अलग बात है। तो इसमें फिर देख रहे हैं कि आसियान क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद
थाईलैंड हमारा चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगर निर्यात क्या करते हैं उसको अगर हम देखें तो अगर हमारा 14-15 अरब डॉलर का व्यापार है तो उसमें लगभग 5 अरब डॉलर का हम निर्यात करते हैं, 10 अरब डॉलर का हम आयात करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमको थाईलैंड से घाटा उठाना पड़ता है। अगर निर्यात की मदों के रूप में देखा जाए तो इसमें इंजीनियरिंग सामान 1.8 अरब डॉलर का, मोती कीमती या अर्धकीमती पत्थर 723 मिलियन डॉलर का, कार्बनिक अकार्बनिक रसायन 372 मिलियन डॉलर का, समुद्री उत्पाद 281 मिलियन डॉलर का, फार्मास्यूटिकल 271, इलेक्ट्रॉनिक सामान 217 आदि का जो है शामिल है। उसके तरफ से अगर हम थाईलैंड की तरफ से भारत के आयात को देखें तो ये मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है और ये 9.9 अरब डॉलर या लगभग 10 अरब डॉलर के आसपास हम आयात करते हैं थाईलैंड से। इसमें सबसे ज्यादा जो है परमाणु रिएक्टर, बॉयलर और मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों से चीज मंगाते हैं, वो 1.5 अरब डॉलर आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक 1.34 अरब डॉलर है। प्लास्टिक कच्चे का माल 1.29 अरब डॉलर है। और ये जो इतनी अरब डॉलर की राशि देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो थाईलैंड है या आसियान के देश हैं वो RCEP के भाग है चीन के साथ, जिनके कारण उनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारत भरे चीन के सामानों पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाता है, नॉन टैरिफ आदि लगा रहा है, लेकिन चीन के सामान बैकडोर से आसियान देशों के रूप में भारत में आते हैं। खैर जो भी हो, ये हमारे और जो है थाईलैंड के बीच व्यापार की स्थिति रही है। संभावना और है, इसके अतिरिक्त भी हमारे वहां पे पीपुल भी कॉन्टेक्ट है। और अभी एक जो मिनेंस देखा जा रहा है, इंटरनेशनल जो साइबर ठगी का दिखा जा रहा है और उसमें भी साइबर गुलाम बनाए जा रहे हैं। भारतीय लोगों को थाईलैंड और वहां के वीजा पे जाते हैं, फिर वहां पे म्यांमार और चाइना के जो गूंस हैं, एक सिंडिकेट क्राइम है, वो वहां अगवा करके और साइबर ठगी कराते हैं। इसमें से अभी 550 लोगों को जो है, ऐसे लोग जो रिहा कराए गए थे, उनको थाईलैंड के द्वारा भारत को सौंपा गया है और प्रधानमंत्री ने इसे रिकॉग्नाइज भी किया है और उनके लिए थाईलैंड के लिए धन्यवाद भी दिया है। तो ये सारी चीजें और भी हैं हमारे लिए। थाईलैंड महत्वपूर्ण है क्योंकि थाईलैंड चीन को काउंटर करने की जो या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो हम चीन के पड़ोसी देशों के साथ अपने जो चीन के संबंध खराब हो रहे हैं, उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है थाईलैंड हमारे लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। एक इसमें जो चर्चा हो रही है, थोड़ा सा प्री का मुद्दा है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये लोथल में स्थापित किया जा रहा है। इसमें भी सहयोग की बात, इस समझौते में जो 6 समझौते हुए हैं उसमें भी ये शामिल है। इसके बारे में देखा जाए तो भारत की समुद्री विरासत को काफी पुराना माना जाता है। लगभग 4500 वर्ष पुराना जो है हमारा माना जाता है कि समुद्री विरासत हमारे है। हालांकि अगर देखा जाए कि हम इतने पुराने स्तर से समुद्र से जुड़े हुए थे, लेकिन बीच के दौर में हम समुद्र से कट गए थे। अभी अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर के जो निर्यात आदि जो समुद्री व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 2% से भी कम है। ठीक है। और बनाने में, जहाज बनाने में और जो पोत आदि की संख्या में तो 1%, पोत में तो 1% से भी कम है और जहाज बनाने में तो 0.0 में चला जाता है, पॉइंट के बाद 0 लग के चला जाता है। इतनी हमारी हिस्सेदारी। हालांकि सरकार ने इस बजट में पोत निर्माण आदि पर बल देने की कोशिश की है। तो जब हम ये कर रहे हैं कि हमारा 4500 साल पुराना हमारा इतिहास रहा है कि समुद्र से हम जुड़े रहे हैं, फिर क्यों हम उससे कट गए हैं? तो चलो वो तो प्रयास हो रहा है, सरकार का कोशिश भी यही हो रहा है कि भारत की समृद्ध और विविध समुद्री जो विरासत है उसको प्रदर्शित करें और बताएं कि इसके लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जल मंत्रालय ने अहमदाबाद के पास लोथल में एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की कल्पना की है। यह न केवल भारत भर में प्राचीन से आधुनिक समय तक की विविध और समृद्ध कलाकृतियों को संग्रहित और प्रस्तुत करेगा, आम जनता को भी प्रेरित करेगा कि उन्हें हमारी शानदार समुद्री विरासत के बारे में जागरूक और शिक्षित किया जा सके, जिससे हमारी जनता के बीच में भाव आए कि समुद्र से हम कभी दूर नहीं रहे हैं। हाँ, बीच का कुछ ऐसा दौर रहा है, किसी भी कारणवश हमको समुद्र से दूर कर दिया गया या हम हो गए, लेकिन समुद्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 4500 साल पुराने से हमारे जो है समुद्र के संदर्भ जो है संबंध रहे हैं। ये लोथल में यही सब चीज दिखाई जाएगा। देखिए, भारत में 7520 किलोमीटर लंबी तटरेखा वाला भारत दुनिया का सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का घर है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थल है, इसी में से एक स्थल जो लोथल था, इसकी खोज 1957 में हुई थी गुजरात में। ये बताया जाता है कि मानव निर्मित पहला गोदीगृह या पहला बंदरगाह माना जाता है और इसके बावजूद भी हम उससे
पीछे रह गए हैं। और जो पुष्ट पुरातात्विक साक्ष्य, ऐसे नहीं कि केवल किताबी, जो पुष्ट पुरातात्विक साक्ष्य है यह साबित करते हैं कि हड़प्पा वासियों का समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक संबंध भारतीय समुद्र तट से भी आगे तक फैला हुआ। समुद्री संपर्क उनका भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों से हुआ है। पश्चिम में मेसोपोटामिया और मिस्र से लेकर सुदूर पूर्व में जापान तक इसके साथ संबंध रहे हैं। और इसी सब चीजों को जागृत करने को लेकर भारत सरकार द्वारा बजट में ये बनाया जा रहा है और बजट में भी प्रयास किया जा रहा है कि हम वास्तव में समुद्र के ऊपर बहुत फोकस हो। कल जैसे देखिए मैंने बताया था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया और वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उम्मीद भी की जा रही कि भारत को 7 से 8 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा, यानी हमारे जीडीपी में 0.2 से 0.5% का नुकसान हो सकता है। फिर भी भारत ने क्या कहा, इट इज अ मिक्स बैग नॉट ए सेटबैक। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड ने कहा कि इट इज ए मिक्स बैग नॉट ए सेटबैक, यानी कि ये हमारे लिए एक ठीक है लेकिन सेटबैक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बहुत अवसर है। उन अवसरों में एक अवसर यह है कि हम समुद्री विनिर्माण की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका व्यापार बहुत करता है लेकिन उसके यहां पे भी समुद्री जो पोत है, ये सारी चीजें हैं, वो उसको छोड़ता जा रहा है, चीन को दे दिया है। अब वो कोशिश कर रहा बनाने की तरफ, भारत भी कोशिश कर रहा बनाने की तरफ। उनके यहाँ बनाने की कीमत ज्यादा आएगी, हमारे यहाँ बनाने की कीमत कम आएगी। उनके यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, उनके यहाँ पे पूंजी है, हमारे यहाँ पे स्किल है, हमारे यहाँ पे लेबर है, हमारे यहाँ पे मार्केट है। और इस तरह से बहुत सारी चीजों को करके, एक उदाहरण हम बता रहे हैं सिर्फ छोटा सा, कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो करके भारत और अमेरिका आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों ने उसको लेकर आक्रामक बिहेवियर किया। और जैसा मैंने कल ही बताया था कि भारत को इसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है और न इसलिए बहुत ज्यादा भारत इस पर कुछ बोलेगा। वही बात ट्रेड और मिनिस्ट्री ने अपना दिया कि इट इज ए मिक्स बैग नॉट ए सेटबैक। खैर आइए आगे देखते हैं। अगला जो हमारे लिए है, यह भी उसी समुद्री अर्थव्यवस्था या सागर महासागर पहल का एक जो भारत का पहल है, उसमें अब एक चरण है। हालांकि बहुत समय बाद ये जो है डायरेक्ट मीटिंग हो रही है, क्योंकि बीच में कोरोना और कई सारी चीजों की बात आई थी। तो बिम्स्टेक जो है, बे ऑफ बंगाल मल्टीलेटरल सेक्टर सेक्टर कोऑपरेशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। तो जो है बे ऑफ बंगाल से के जो लिटरल और तटीय देश हैं, उनसे जुड़ा हुआ आर्थिक और व्यापार के सहयोग से जुड़ा हुआ यह संगठन है। 97 से इसकी स्थापना हुई थी और इसमें शुरुआत में इसका नाम बिम्स्टेक था, जो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड था। बाद में इसमें म्यांमार भी जुड़ा, नाम बिम्स्टेक हो गया। और भूटान और नेपाल, यद्यपि वो लैंडलॉक देश है लेकिन उनको भी एक्सेस भारत देता है बे ऑफ बंगाल के तहत समुद्र से, तो वो भी इसके हिस्से हैं। और ये एक ऐसे समय में जब सार्क एक तरह से मित्रप्राय हो गया है, यह बंगाल की खाड़ी के या दक्षिण एशिया के देशों को और जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी का 6ठा सम्मेलन बैंकॉक में आज से शुरू हुआ है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी गए भी हैं। और विदेश मंत्रियों की जब कल बैठक हो रही थी तो उसमें विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया का ग्लोबलाइजेशन आत्महत्या करने के लिए उदारू है, ऐसे में रीजनल स्तर की जो मल्टीलैटरलिज्म है, यानी जो क्षेत्रीय स्तर की बहुपक्षवाद है, उसका महत्व बढ़ जाता है, उसके लिए और काम बढ़ जाता है। तो आइए जरा सा देखते हैं चर्चा में क्यों है। दो चीजों से चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो 6ठे बिम्स्टेक सम्मेलन या बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, उसके शिखर सम्मेलन के भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड पहुंचे थे। कल ही गए थे। उसके एक पार्ट तो हमने पढ़ाई दिया कि जो थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसमें दूसरा पार्ट अभी ये है कि बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक पर आज सम्मेलन होगा, वो बताएंगे शिखर सम्मेलन। उसके पहले अगर देखा था तो जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ की झड़ी लगा दी, उसी दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया और देशों के बीच आत्मनिर्भरता और विविधता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि दुनिया आत्म सहायता के युग की ओर बढ़ रही है, यानी खुद की सहायता करने की युग बढ़ रही है और हर क्षेत्र को खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वह खाद्य, ईंधन या उर्वरक आपूर्ति, टीके या त्वरित आपदा प्रतिक्रिया हो। यानी जो रीजनल है उनको खुद पर देने की है। वैश्विक देशों की तरफ आप, वैश्विक संस्थाओं की तरफ आप नहीं दे सकते। आपको ज्यादा से ज्यादा स्वतः और रीजनल रूप से कोऑपरेशन करने की जरूरत है। ऐसे में बिम्स्टेक का महत्व बढ़ जाता है। बिम्स्टेक क्या है अगर इसको देखा जाए तो ये एक क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजन वाइज है। इसके रीजन में इसके 7 देश हैं, ठीक है। और रीजन में क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के सटे हुए देश हैं।
इसमें इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हुई थी। जब इसका घोषणा हुआ था तो इसमें देखिए बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के देश शामिल हैं। यह दक्षिण और दक्षिण यूरोप एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन है आसियान और दक्षिण एशिया के देशों का संगठन था सार्क। और ये इसमें से कुछ इधर के सार्क के देश हैं और उधर से कुछ यानी मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो सार्क के बाहर के जो बाकी सार्क के देश हैं, और इधर से जो है म्यांमार और थाईलैंड जो है किसका देश है, आसियान के देशों का समूह है। और मूल रूप से 1997 में जब ये बैंकॉक घोषणा पत्र हुआ था तो बीस्टेक के नाम से जाना जाता, BISTEC, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से ये बना था। बाद में इसमें म्यांमार जब शामिल हो गया एम तो इसका नाम BIMSTEC हो गया था, यानी बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, और फिर बाद में 2 देश और जुड़ गए, नेपाल और भूटान। तो इसका नाम इसी के साथ नाम बदल के बिम्स्टेक कर दिया गया और उसका एब्रिविएशन भी बदल दिया गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक। तो ये हो गया है 1997 से ये बना है और धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। इसमें 2014 में जब तीसरा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसी दौरान ये निर्णय लिया गया कि इसका एक सचिवालय होना चाहिए और इसका सचिवालय जो है कहां पे है, ढाका में है। इसीलिए हमारे यूनुस चाचा जो कहते हैं कि हम गार्डियन ऑफ बे ऑफ बंगाल है, चीन से कहते थे ना कि 7 सिस्टर लैंडलॉक है, हम गार्डियन ऑफ बे ऑफ बंगाल है, लेकिन उनको उनकी हकीकत अकाल थाईलैंड में पता चल जाएगी, बैंकॉक में पता चल जाएगी कि एक्चुअल में बे ऑफ बंगाल का कौन गार्डियन है। ठीक है, तो ये जो इनका ढाका इनका है, इसमें जो है सचिवालय की स्थापना थी। अब बेचारा यूनुस थोड़ा सा ऑफ हो रहा है, ऑफ ट्रैक हो रहा है, फिर भी बोल देता हूँ, यूनुस चाहता था कि वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ उसकी द्विपक्षीय वार्ता हो जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इशू नहीं दिया गया, कोई उसे लेजिटिमेसी देने की कोशिश नहीं की गई, तो फिर वो चीन के पास गया। इसके बाद जो है वो जहरीले बोल रहा है कि कम से कम, कई बार क्या होता है ना कि कम से कम भारत हमको हड़का ही दे या हम पे कोई जवाब दे दे, ताकि हमारा जो है देश में जो भारत विरोधी लोग हैं उनका हम नेता बन जाए। लेकिन भारत बहुत चालाक है, खासतौर से जो हमारे प्रधानमंत्री है वो बड़े चालाक है। वो नहीं जवाब देना है, जिसको नहीं देना है तो नहीं देगा, वो बद्दा चाहे कितना भी अनर्गल बोलता रहे। ये प्रधानमंत्री की खास बात है, जिस व्यक्ति को जवाब नहीं देना है तो नहीं देना है, चाहे वो कितना भी बोले। इतनी तो क्षमता प्रधानमंत्री में मैंने देखी है। व्यक्तिगत रूप से ये बहुत कम लोगों के पास आती है क्षमता। ठीक है, और चलिए आके देखते हैं कि ये जो है कि इसमें सचिवालय बना गया था, और ये सचिवालय इसलिए बनाया गया था कि एक स्थायी तंत्र हो और इस क्षेत्र में जो है सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसमें जो है इसमें जो 97 में बना था तो 6 सेक्टर निर्धारित किए गए थे जिसपे रीजनल कोऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें ट्रेड था, प्रौद्योगिकी थी, एनर्जी था, परिवहन था, पर्यटन था और मत्स्य पालन था। पहले इन 6 क्षेत्रों पर किया गया था। 2008 में इसमें कृषि भी जुड़ गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी जुड़ गया, गरीबी उन्मूलन भी जुड़ गया, आतंकवाद निरोध जुड़ गया, पर्यावरण, संस्कृति, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और जलवायु परिवर्तन भी इसमें जुड़ गए। तो 6 इधर था, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब 14 सेक्टर में ये रीजनल स्तर पे कोऑपरेशन करने का काम बिम्स्टेक करता है। ठीक है, बिम्स्टेक का महत्व या उपयोगिता देखा जाए तो देखिए, जिस समय अगर आप इसको समझें, पहले तो भारत और दक्षिण एशिया के संदर्भ में देखा जाए तो आसियान देखा जाए तो दुनिया के, अगर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह आसियान देखा जाए तो दुनिया के कुछ प्रमुख रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में वो है, सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में है। और अगर हम सार्क को देखें, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन को देखें, तो ये दुनिया के सबसे फेल्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में से एक जरूर होगा। और क्यों हुआ है? क्योंकि सार्क में भारत पाकिस्तान का जो द्विपक्षीय तनाव रहा है वो उससे कोई छुपा नहीं है। और ऐसे में एक तरफ ये दोनों के बीच में जो सेतु का काम कर रहा है बिम्स्टेक, वो दक्षिण एशियाई देशों के लिए, खासतौर से जो लाइक माइंडेड देश हैं, तो उनको एक रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने का महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, तो दक्षिण सार्क के देशों के लिए जरूरी है कि वो ये काम चलता रहे ताकि उनको एक रीजनल स्तर पे सहयोग का, विभिन्न तरह के जो 14 क्षेत्र देखे हैं उनमें सहयोग का एक अवसर मिलता रहे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो इसमें नेपाल और भूटान है वो लैंडलॉक देश हैं, लेकिन बिम्स्टेक के साथ जुड़कर वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रखते हैं, भारत के जरिए ही रखते हैं, और
इस क्षेत्र के रीजनल डेवलपमेंट का भी वो फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो चीन की विस्तारवादी नीति है, चीन से हर कोई तंग है, उसके सारे पड़ोसी, चाहे लैंड नेबर्स हो, चाहे मरीन नेबर हो या जो सी नेबर हो, सब परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है कि साउथ ईस्ट एशियन देश नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि म्यांमार नहीं होगा, थाईलैंड नहीं होगा। तो ऐसे में जब उसका इस क्षेत्र के देशों में शुरुआत में तो जो है भारत और भूटान को छोड़कर बाकी जो बिम्स्टेक देश हैं, उन सब ने खूब चीन के सब्ज बाग को देखा, खूब उसके BRI जो है, पहले OBOR था, वन बेल्ट वन रोड था, बाद में बेल्ट रोड इनिशिएटिव पहल था, उसके तहत खूब बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं और ऋण लेते गए, सब कुछ करते गए। बाद में जब वो ऋण ट्रैप में फंसे हैं, श्रीलंका फंसा है, बांग्लादेश भी उसी की स्थिति में कतार में खड़ा है, म्यांमार भी वही स्थिति है, थाईलैंड की भी लगभग थोड़ा बहुत स्थिति लगभग वही है। तो ये सब सारी चीजें हुई ना, तो इन देशों को समझ में आ गया यार ये तो चीन बड़ा गड़बड़ कर रहा है, और साथ ही साथ उसकी विस्तारवादी नीति भी, यानी उसके खाने की दांत भी दिखाई देने लगे। तब ऐसे में बिम्स्टेक एक संगठित क्षेत्रीय मंच के रूप में भारत को चीनी निवेश का मुकाबला करने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म दे सकता है। भाई चीन का मुकाबला थाईलैंड नहीं कर सकता, चीन के मुकाबला आसियान देश नहीं कर सकते हैं, चीन का मुकाबला भारत कर सकता है। ये जो है ये देश बिम्स्टेक के देश जानते हैं, और इस तरह से भारत उन देशों में जो सहयोगी 7 देश है, इनमें काउंटर चाइना मेजर के लिए डेवलपमेंट भी कर सकता है, और अपनी पहल बना के, जैसे कि अभी थाईलैंड के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि वो विस्तारवाद की तरफ नहीं, विकासवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं, उस दिशा में ये कर चल सकता है। और इससे बंगाल की खाड़ी को एक खुला और एक व्यवहार्य व्यवस्था मिलेगी, न कि जैसे चीन जो है दक्षिणी चीन सागर में अपना बनाना चाहता है, तो उसके विपरीत एक ओपन सी के रूप में बंगाल की खाड़ी को बनाया जा सकता है। चुनौतियां भी है, चुनौतियां ये है कि अगर इसके सदस्य देशों की स्थिति में देखा जाए तो 5 अगस्त 2024 तक तो केवल म्यांमार की समस्या थी कि म्यांमार में चुनौतियां बनी हुई थी, वहां पे विभिन्न फैक्शन आपस में लड़ रहे थे, जिसके कारण जो म्यांमार दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच जो लैंड कनेक्टिविटी का रूट देता है, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। लेकिन 5 अगस्त के बाद बहुत विभिन्न कारणों से बांग्लादेश में भी जब सत्ता परिवर्तन होता है, तब से बांग्लादेश और भारत के भी संबंध जो है बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और इस कारण जो है ये चिंता बना हुआ है। लेकिन फिर भी सार्क के विपरीत बिम्स्टेक कहीं ना कहीं धीमी धीमी गति से वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये नाव है, धीरे धीरे ये चल रहा है। सार्क तो पूरी तरह से लगता है कि समाप्ति हो गया है, ठीक है। तो ये बिम्स्टेक के बारे में जानकारी होगी। आइए जरा सा हम एक और जो मुद्दा है उसको जरा देखते हैं। वो मुद्दा है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम या GCP प्रोग्राम क्या है और इसकी जुड़ी आलोचनाएं क्या है। देखिए, भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 के बाद अक्टूबर 2023 में ये एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम दिया था, जिसमें विभिन्न सारे समुदाय, संगठन, व्यक्ति ग्रीन पहल कर सकते हैं, नए वन यानी लगा सकते हैं। खासतौर से जो वन डिग्रेडेड हो गए हैं या क्षरण हो गया है, वन भूमियां समाप्त हो गई हैं, उनमें वनों को बढ़ावा दे सकते हैं, और बाद में इसे क्रेडिट इससे जनरेट हो सकता है, जिससे बेचा और खरीदा जा सकता है। सरकार ने भारत सरकार ने बाद में अपने जो नीति के तहत थोड़ा सा परिवर्तन करके जो काम्पा एक्ट है, फॉरेस्ट जो है कंपनसेटरी फॉरेस्ट राइट एक्ट है, यानी कि जब कोई विकास परियोजना के लिए अगर कोई फॉरेस्ट लैंड लिया जाता है तो उतना फॉरेस्ट लैंड पे नया वन लगाना पड़ता है। उसको इस पायलट परियोजना के तहत इस प्रोग्राम को भी उसके साथ जोड़ दिया गया है कि कंपनियां उसका भी लाभ ले सकती हैं, जिससे सरकार का लगता है कि वनीकरण का डेवलपमेंट होगा। लेकिन इसको लेकर जो है कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। तो आइए इस मुद्दे को पूरी तरह से हम समझ लेते हैं। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2023 में शुरू की गई ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को इसके शुरू होने से पहले ही कानून और न्याय मंत्रालय ने शामिल व्यापार मॉडल की वैधता को लेकर आपत्ति जताई थी। हालांकि इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य क्या है कि व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट क्या है। इसके तहत अभी जब देखेंगे कि आदमी द्वारा कोई ऐसा यानी पर्यावरण वनों को विकास किया जाता है, तो उसके तहत कुछ क्रेडिट जनरेट होती है। उस क्रेडिट को आप खरीद बेच सकते हैं। उस क्रेडिट को कौन खरीदेगा? जिन पे जिम्मेदारी रही होगी पेड़ लगाने की या पर्यावरण को सुधारने की।
जो नहीं लगा पाए होंगे, जो लगाए होंगे उनसे वो खरीद लेंगे और उनको लगेगा कि वो उनके हिस्से में दायित्व चला जाएगा और इस तरह से जो लगाएगा उसको लाभ भी मिल जाएगा और जो नहीं लगाएगा उसके दायित्व भी पूरे हो जाएंगे। और इस तरह से वृक्षारोपण से लेकर जल संरक्षण तक के क्षेत्रों में स्वैच्छिक भागीदारी को इसमें आमंत्रित करता है। वर्तमान में वृक्षारोपण और बंजर भूमि की पारिस्थितिकी बहाली पर पायलट परियोजना भी इसमें चल रही है, यानी वृक्षारोपण भी करो और जो बंजर भूमि हो चुकी है उसमें भी फिर से जो है इकोसिस्टम को या पेड़ पौधों को बहाल किया जाए, उसको लेकर इसमें चल रहा है। तो देखिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है। अक्टूबर 2023 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये कार्यक्रम है। एक बाजार आधारित प्रोत्साहन प्रणाली है, यानी कि इसमें लोग जो कुछ करते हैं उसको मार्केट में बेच बाच के वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि लोगों की जो लाभ की भावना है उसके जरिए लोग पर्यावरण के प्रति प्रोत्साहित होते हैं। तो यही कहते हैं बाजार आधारित ग्रीन प्रोत्साहन प्रणाली से आप कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि केवल कार्बन उत्सर्जन घटाना नहीं है, केवल प्रदूषण को कम नहीं करना कार्बन के, बल्कि पर्यावरण के लिए सकारात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना है। ये वृक्षारोपण पर, जल संरक्षण पर, अपशिष्ट प्रबंधन जैसी 7 गतिविधियों, यानी 3 तो यही, ऐसी 7 गतिविधियों के स्वैच्छिक भागीदारी को या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, भागीदारी में मतलब निवेश को बढ़ावा, भागीदारी या निवेश को वह प्रोत्साहित करती है। इस गतिविधियों में भाग लेने वालों को ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे, जिसका वो क्या कर सकते हैं, घरेलू बाजार में खरीद और बेच सकते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति, संगठन, समुदाय जो स्वेच्छा से इन प्रमुख गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उनको कुछ ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, जिसे वो मार्केट में बेच सकते हैं। यानी कि जिस पर ग्रीन दायित्व आया है वो कंपनियां या वो संगठन इनसे इसकी कीमत के आधार पर खरीद सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं लोग प्रेरित होंगे ज्यादा से ज्यादा इन गतिविधियों को करने को लेकर। ये क्रेडिट विकास परियोजनाओं के प्रतिपूरक वनीकरण जैसे कानूनी अनुपालनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कोई डेवलपमेंट जो है, अभी क्या होता है, जैसे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सपोज दैट कोई रोड जा रही है, उस रोड के बीच में कोई फॉरेस्ट लैंड पड़ गया या कोई वृक्षारोपण कार्यक्रम हो गया। कोशिश तो की जाती है कि ऐसा ना पड़े, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उसको कोई विकल्प नहीं रहता है। तब क्या करना है, तब यह है कि आपको उस फॉरेस्ट लैंड के जितना है उतने लैंड को पर अलग एक अलग लैंड पे उतना वृक्ष लगाना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा और बाकी पैसा भी देना पड़ेगा, उसकी निगरानी की जाती है। उसको कहा जाता है कैंपा। ये 2024 की अधिसूचना के बाद, पहले था ये व्यवस्था थी। अगर बाय द वे वो यानी वन भूमि अगर करना हो तो नहीं होगा, तो अगर कहीं डेग्रेडेड लैंड पे जाना है, यानी जो पहले से है उसकी क्षरण है, तो दुगने पर उसका करना पड़ता था। लेकिन सरकार ने कहा कि ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चल रहा है, इसी के विकास परियोजनाओं में इसके तहत जो है भूमि के बदले ग्रीन क्रेडिट का इस्तेमाल कर दो। यानी कि नए भूमि पर वन लगाने से अच्छा है अगर आपके पास ग्रीन क्रेडिट है तो वो उसके प्रतिपूरक वनीकरण के अनुपालन के लिए इस क्रेडिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि ये सूचीबद्ध कंपनियां इस क्रेडिट का उपयोग सेबी का जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, BRSR, उसके पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में ये इसको लागू कर सकती है। कैसे किया जाता है, तो देखिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने वृक्षारोपण के पायलट प्रोजेक्ट से की थी। बाद में इसे पारिस्थितिकी पुनर्भरण जैसी गतिविधियों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों, घासों का रोपण और जल संरक्षण आदि तक इसे विस्तारित किया गया है। इसके लिए जो पहल किया जाता है, भारत में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद जो देहरादून है वो इसके लिए नोडल एजेंसी है। उसी पर जो भी जिस समुदाय को, व्यक्ति को, संगठन को ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए जरूरत आगे करना है वो उन्हीं के लिए अप्लाई करता है इनके वेबसाइट पे जाके। और वृक्षारोपण बंजर भूमि, झाड़ीदार क्षेत्र, खुले जंगल और जलग्रहण क्षेत्रों में किया जाएगा। कम से कम 5 हेक्टेयर के प्लाट, यानी नए क्षेत्र पे नहीं किया जाएगा, जो वन पहले से डिग्रेडेड हो गए हैं उसमें इसके 5 हेक्टेयर प्लाट पे कम से कम ये आप करेंगे। उसके लिए तय कौन बताएगा कि कौन सी भूमि है, तो उसके लिए जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के जो वन विभाग हैं वो इन भूमि का पहचान करेंगे कि ये वन भूमि के रूप में या पारिस्थितिकी भूमि के रूप में संरक्षित है लेकिन वो खराब हो गई है या उसमें वन नहीं रह गए हैं, तो वैसे कम से कम 5 हेक्टेयर या उससे ज्यादा पार्सलों की पहचान करेंगे कौन, राज्य के वन विभाग। और इसमें जो इच्छुक प्रतिभागी हैं वो वही इसके वेबसाइट पे जाके पंजीकरण करेंगे, आवेदन शुल्क देंगे और प्रक्रिया जो है पूरी होने तक इनको भूमि आवंटित कर जाएगी। और इस पे वृक्षारोपण और उसका रखरखाव करने का काम वन विभाग का होगा और 2 साल तक के लिए भीतर इसे पूरा करने का काम होगा। पैसा देंगे कौन, जो संगठन इसके लिए किया जाएगा। और फिर प्रति हेक्टेयर कम से कम 1100 पेड़ों का घनत्व के आधार पर निकाला जाता है। हर एक पेड़ पर 1 क्रेडिट मिलता है
तो इस तरह से आपको ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा। उपलब्धियों के रूप में देखा जाए तो 4 मार्च 2025 तक की ये रिपोर्ट में है कि 17 राज्यों में से 2364 भूमि पार्सल और कुल 54,669 हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है ये डेवलप किया गया है। यानी जो इतने वन डिग्रेडेड हो गए थे या आच्छादित हो गए थे उनको पुनः बहाल करने की बात की गई है। और इसमें 384 संस्थानों ने भागीदारी और पंजीकरण कराई, जिसमें कई सारे राज्य स्तर के और केंद्रीय स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के निगम इसमें शामिल हैं। तो ये तो चलो उसके हो गया। इसकी कुछ कमियां हैं, आलोचना भी की जाती है और कुछ गंभीर आलोचना की जाती है, उसको देखा जाए। देखिए, उद्योगों को वन भूमि के उपयोग के लिए ये प्रोत्साहित कर, इस पे आरोप लगाया गया है। क्यों? क्योंकि वे ग्रीन क्रेडिट खरीद कर अपने कानूनी दायित्व जैसे प्रतिपूरक वनीकरण पूरा कर सकते हैं। ठीक, पहले तो ये समझ लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि उद्योग, अगर कोई उद्योग धंधे लगा रहे हैं तो उनपे ये कहा जाता है कि वो कोशिश करें कि वो वन भूमि न लें, लेकिन अगर लेना भी पड़े तो उनको एक अलग से बिना गैर वन भूमि पर उतना वन को डेवलप करना पड़ता है। अब क्या है, अगर इसको ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से जोड़ देंगे तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस पे चल रहा है? जो वन क्षेत्र या जो क्षेत्र बंजर हो गए हैं, वन संरक्षित क्षेत्र बंजर हो गए हैं, उन्हीं को वहां पे आप डेवलप कर देंगे और आप क्या वहां से क्रेडिट ले लेंगे और अपने प्रतिपूरक क्षतिपूरक दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। यानी आप ज्यादा से ज्यादा वन क्षेत्र की तरफ जाएंगे, यानी जो कहीं पेड़ होंगे वहां काट के, जहां पेड़ नहीं होंगे वहां लगाने की बात होगी। जबकि प्रतिपूरक में यह था कि ठीक है, पेड़ काट रहे हो तो आप जाके नए जगह पे नए क्षेत्रों में वन क्षेत्र डेवलप करो। ऐसे में क्या होगा, वन क्षेत्रफल डेवलप नहीं होगा। वन क्षेत्रफल, वन की तरफ रजिस्टर्ड जमीन है उसी में वन लग रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इनको राहत मिल रही। जो पहले जमीन को खरीद के वन लगाना पड़ता था, अब क्या है कि सरकारी जमीन पर ही वन लगा के इनका काम पूरा हो जा रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि बंजर भूमि, खुले जंगल या झाड़ीदार भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की भी आलोचना हुई, क्योंकि कहते हैं कि ये कई सारे खाली क्षेत्र की भी अपनी स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र है और इसके कारण अगर वृक्षारोपण कर देंगे तो इनके पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी वन संरक्षण अधिनियम जो 2023 है उसको देने का एक मामला चल रहा है, खासतौर से जीसी पर आवेदन पर। देखा जाए भारत के वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 के अनुसार यदि उद्योग या विकास परियोजनाएं वन भूमि का उपयोग करती हैं तो उन्हें बराबर क्षेत्रफल की गैर वन भूमि पर, यानी कि नया भूमि, ये नहीं कि वन क्षेत्रफल घट गया, अगर कोई वन क्षेत्रफल घट रहा है तो उतना वन क्षेत्रफल पे उनको कहीं और नया वन लगाना पड़ेगा। यदि गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है, अगर नहीं है तो बंजर या अवर्गीकृत वन भूमि के दुगने क्षेत्र पर वनीकरण करना पड़ेगा। तो भूमि के बदले भूमि का सिद्धांत बना रहता है कि कम से कम जितना भूमि गई है उतना भूमि अलग कहीं जाके बन जाए। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत वृक्षारोपण के लिए क्षारित वन भूमि का उपयोग किया जाता है और यह अनुमति देता है कि कंपनियां पैसा देकर ग्रीन क्रेडिट खरीदें और अपने कानूनी वनीकरण दायित्व से मुक्त हो जाएं। इसका मतलब है यह योजना नए वन क्षेत्र बढ़ने के बजाय पुरानों वनों की भरपाई मात्र करता है और जो वन खत्म हो गए हैं, वन क्षेत्रफल कम हो गए हैं, उनके बारे में वो उस दायित्व से मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसको लेकर कई सारे आलोचनाएं भी हुई हैं, शिकायतें भी हुई हैं और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसके जरिए कहीं ना कहीं सरकार, जो ये संगठन है, औद्योगिक संगठन, इनको उनके वनीकरण के दायित्व से मुक्त कर रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे, जरूर जाके सॉल्व करिएगा। पीडीएफ भी रहता है तो पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई और प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।